नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। आदित्य का फैमिली मीटिंग में ना जाना सबके लिए शॉकिंग था। सिद्धांत भी यही पूछने उसके ऑफिस तक आ गया था, लेकिन नेहा के गायब होने की बात सुनकर वो सब कुछ अपने आप समझ गया था। लेकिन समीरा अपने गुस्से और सवालों को रोक नहीं पाई। ऑफिस के गार्ड्स और मयंक के कई बार रोकने पर भी वो रुकी नहीं और सीधे ही आदित्य के कैबिन में आ गई। समीरा, आई डोंट वांट टू आंसर, अभी मैं बिजी हूँ, बाद में बात करते हैं, आदित्य ने रूखी अंदाज में कहा। मुझे जानना है कल तुम क्यों नहीं आए। समीरा भी अपनी जिद पर आ चुकी थी। आदित्य के गुस्से को आज उसने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। कल पार्टी में जाते वक्त उसने न जाने कैसे कैसे सपने संजाए हुए थे। उसे लगा था कि आदित्य के साथ उसे कल पार्टी में देखकर सभी लोग उसे सिंघानिया परिवार की बहू के रूप में अपना लेंगे। आदित्य के वहां पर न आने से समीरा के सारे ही सपनों पर अब पानी फिर गया था। रात भर तो उसने किसी तरह से खुद को रोक लिया था, लेकिन सुबह होते ही उससे इंतजार नहीं हुआ और वो सीधे ही यहाँ पर आ गई। पर वो भूल गई थी कि आदित्य वैसा इंसान नहीं था जिससे वो 100 सवाल पूछेगी और वो झट से उत्तर देने लग जाएगा। आदित्य को क्या किससे कहना है, ये सब उसके मूड पर डिपेंड करता था। मयंक, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या? मुझे एक ही बात कितनी बार कहनी पड़ेगी? मैं किसी काम में बिजी हूँ, इसलिए मुझे अभी के अभी ये कैबिन खाली चाहिए। तुम्हें अगर अपना काम करना नहीं आ रहा है तो मुझे कह दो, मैं कोई रिप्लेसमेंट रख लूंगा, आदित्य ने चिल्लाते हुए कहा। वो देख मयंक की तरफ रहा था, लेकिन उसका सारा गुस्सा अब समीरा के लिए था। इनडायरेक्टली उसने समीरा को यहाँ से जाने के लिए अब कह दिया था। आदित्य का इतना तेज गुस्सा देखकर मयंक की हालत अब खराब हो गई थी। उसे खुद पर तरस आ रहा था, ये सोचकर कि वो किस तरह से समीरा और आदित्य के बीच फंस गया था। आदित्य उसका बॉस था और समीरा उनकी दोस्त। वो किसी को भी डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता था, लेकिन एंड में दोनों तरफ से डांट उसे ही पड़ रही थी। अपने बॉस का ऑर्डर सुनने के बाद उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि वो किसी भी तरह से समीरा को यहाँ से लेकर चला जाए। उसने अपने चेहरे पर रिक्वेस्ट का भाव रखते हुए समीरा से कहा, मैम सर सच में बहुत ही बिजी हैं, प्लीज आप अभी यहाँ से चलिए। समीरा ने मयंक की बात को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए अब आदित्य से कहा, तुम ऐसे कैसे बिहेव कर सकते हो? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ और तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालने के लिए लगे हुए हो। हाओ। समीरा ने आदित्य का रूड बिहेवियर तो पहले भी देखा था, लेकिन इस तरह से खुद की बातों को इग्नोर करता हुआ वो पहली बार एक्सपीरियंस कर रही थी। उसे तो यही लग रहा था कि नेहा के आने की वजह से ही आदित्य का बिहेवियर अब इतना नेगेटिव हो गया था। समीरा, तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो कि तुम्हें सब कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे बार बार ये कहने का शौक नहीं है कि मैं बिजी हूँ, इसलिए प्लीज अभी यहाँ से चली जाओ, आदित्य ने कहा। और वो समीरा को एक ही बात बोल कर अब थक गया था। इतनी देर से उसके बीच जो बहस चल रही थी उससे सबसे ज्यादा परेशान अब सिद्धांत हो रहा था। उसे ना तो आदित्य के लिए अच्छा फील हो रहा था और ना ही समीरा के लिए। आखिरकार दोनों ही उसके दोस्त थे, वो तो दोनों में से किसी का भी साइड नहीं ले सकता था। उसने तुरंत अपनी जगह से उठते हुए कहा, आदित्य अब तुम्हें और डिस्टरबेंस नहीं होगी, मैं समीरा को बाहर लेकर जाता हूँ, हम तीनों फिर कभी मिल लेंगे, फिर करेंगे बातें। इतना कहकर उसने समीरा का हाथ पकड़ा और उसे जबरदस्ती अब आदित्य के कैबिन से बाहर ले आया। ऑफिस के अंदर पूरे रास्ते समीरा ने जिद में अपना हाथ सिद्धांत की पकड़ से छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई। जैसे ही सिद्धांत उसे लेकर सीढ़ियों से नीचे पहुंचा, समीरा ने गुस्से में सिद्धांत को पीछे की तरफ धक्का दिया और अपना हाथ झटकते हुए कहा, हाउ डेयर यू, तुम मुझे वहां से लेकर कैसे आए? मैं तो आदित्य से सिर्फ इतना पूछने आई थी कि वो फैमिली मीटिंग में यहाँ पर क्यों नहीं आया था। तुम्हें पता भी है तुम्हें कल क्या हुआ वहाँ पर। मुझे देखते ही लोगों ने अंदाजा लगा लिया था कि मैं क्यों वहाँ गई हूँ, पर आदित्य के ना होने से मेरा मजाक बन गया। सबके सामने बजाज फैमिली की कोई भी इज्जत नहीं बची। समीरा के मन में जो भी शिकायतें थी वो सब उसने अब सिद्धांत के सामने कह दी थी, लेकिन सिद्धांत को अब उसकी जिद से अब इरिटेशन हो रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि समीरा जैसी समझदार लड़की कैसे अपना सुध-बुध खो बैठी थी। समीरा, सिद्धांत ने इस बात पर दांत पीसते हुए गुस्से में कहा, स्टॉप बिहेविंग लाइक अ किड। उसने कहा,
किड, मैं बच्चों की तरह बिहेव कर रही हूँ? हाँ, मैं और आदित्य बचपन के दोस्त हैं, इतने सालों का साथ है हमारा, लेकिन अब हम बड़े हो चुके हैं, हमारे बीच सिर्फ दोस्ती नहीं रही। और अगर वो मुझसे प्यार नहीं भी करता है तो भी आदित्य के लिए मैं ही सबसे बेस्ट फिट हूँ। सिर्फ समीरा बजाज ही है जो सिंघानिया परिवार की बहू बनने के लायक है। समीरा ने चिल्लाते हुए कहा। वो इनडायरेक्टली सिद्धांत को ये साबित कर देना चाहती थी कि आदित्य को उसके अलावा किसी और लड़की के बारे में सोचने का कोई हक ही नहीं है। सिद्धांत एकटक समीरा की ओर उसके को देखकर उसकी बातें सुने जा रहा था, जो उसे इस वक्त बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं लग रही थी। तुम्हें क्या लगता है निर्मला आंटी मुझे कल की पार्टी में क्यों लेकर गई थी? वो मुझे फैमिली मीटिंग में सबके साथ सबसे मिलवाने लेकर गई थी। इसका मतलब ही ये है कि उन्होंने मुझे आदित्य के लिए चुन लिया है। भले ही आदित्य अभी मुझे अपनाना नहीं चाहता है, पर उसे कभी ना कभी तो अपनी फैमिली की बात माननी ही पड़ेगी। ही विल डेफिनेटली मैरी मी, आई नो, समीरा ने जिदोरा कड़ में कहा, क्योंकि मेरे अलावा कोई भी आदित्य की वाइफ बनने के काबिल नहीं है, और वो नेहा तो बिल्कुल भी नहीं। ब्लडी गुस्से में समीरा ने न जाने क्या क्या उसे बोले जा रही थी। सिद्धांत को अब अपने कानों और आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि वो जिस समीरा को जानता था वो एक हम्बल और सॉफ्ट हार्टेड इंसान थी। वो इस तरह से दूसरों की निंदा करके किसी को छीनने की इच्छा नहीं रखती थी। सिद्धांत को समझ नहीं आ रहा था कि समीरा के दिल में ऐसा कौन सा प्यार था आदित्य के लिए जिसने उसे एक अच्छा और सुंदर इंसान से एक इतना सेल्फिश बना दिया था। समीरा, वॉच योर माउथ। तुम क्या कह रही हो? तुम्हें कुछ अंदाजा भी है? डू यू इवन नो व्हाट यू आर सेइंग? सिद्धांत ने चौंकते हुए कहा। वो जिससे बात कर रहा था वो उसकी दोस्त कम और प्यार में पागल लड़की ज्यादा दिखाई दे रही थी। क्या जो कह रही हूँ ठीक ही तो कह रही हूँ। पता नहीं ऐसा क्या किया है उसने आदित्य के साथ जो वो कुछ सोचने समझने को तैयार ही नहीं है। अच्छा हुआ वो गायब हो गई, उसे तो इतनी भी खबर नहीं है कि उसे जाना कहाँ है। जोश जोश में समीरा ने कुछ ऐसा कह दिया था जिसे सुनकर अब सिद्धांत के कान खड़े हो गए थे। उसका ध्यान अब समीरा के उन शब्दों पर अटक गया था जहाँ उसने कहा कि नेहा को कहाँ जाना है उसे पता भी नहीं है। जिस तरह के सस्पिशियस लुक से सिद्धांत अब समीरा की ओर देख रहा था, समीरा समझ गई थी कि उसकी जुबान फिसल गई थी। इससे पहले कि सिद्धांत उससे कोई और सवाल करता उसने कहा, मुझे अब इस बारे में बहस ही नहीं करनी है, मैं आदित्य से बाद में बात कर लूंगी। इतना कहते ही समीरा वहां से चली गई। वो सिद्धांत की शक भरी निगाहों को उसके ढेरों सवालों से बचकर वहां से निकल गई थी। लेकिन जो शक का बीज सिद्धांत के दिमाग में उसने बो दिया था वो इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाला था। क्या कहा समीरा ने? उसे कैसे पता कि नेहा कहाँ जाने का सोच रही थी, कहाँ नहीं? उसे नेहा के गायब होने के बारे में कैसे पता है? अगर आदित्य ने मुझे अभी तक नहीं बताया तो आई एम श्योर इसे भी नहीं बताया होगा। तो फिर सिद्धांत के मन में ऐसी कई उलझनें चल रही थी। उसे शक हो रहा था कि कहीं समीरा को नेहा के गायब होने के बारे में कुछ पता तो नहीं था। वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि उसे इस मैटर में पढ़ना भी चाहिए या नहीं, क्योंकि दोनों तरफ से उसके ही अपनों का नुकसान होने वाला था। यहाँ विक्की के घर में नेहा और पीहू पिछले 2 दिनों से रह रहे थे। विक्की ने नेहा की फेक आईडी का यूज किया था और उसे एक नया मोबाइल नंबर अलॉट करवाया था। नेहा ने अपना पुराना नंबर बहुत पहले ही फेंक दिया था। उसके छुपे रहने के लिए अपने सारे कॉन्टैक्ट्स तोड़ना उसके लिए बहुत ही जरूरी हो गया था। अदरवाइज नंबर ट्रैक करके उस तक पहुंचना बहुत ही आसान था आदित्य के लिए। विक्की ने अरेंज एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ही नेहा और पीहू का स्टे प्लान किया था। ना वो नेहा से ज्यादा बात करता था और ना ही नेहा उससे। वो बस सबसे ज्यादा पीहू के लिए चिंतित थी। कई दिन ऐसे ही बीत चुके थे। पीहू को स्कूल गए कुछ ही महीने हुए थे, अभी सेशन शुरू हुए। अगर साल के शुरुआत में ही बच्ची स्कूल ना जा पाए तो उसका पूरा साल वेस्ट हो सकता है। यही चिंता अब नेहा को अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। उसे डर लगा हुआ था कि कहीं उसकी प्रॉब्लम्स की वजह से पीहू अपने बराबर वाले दूसरे बच्चों से पीछे ना रह जाए। ये सब सोचकर उसने बिना देरी करते हुए पीहू के लिए एक नया स्कूल ढूंढना शुरू किया। अगर शहर के इसी हिस्से में मैंने कोई स्कूल सिलेक्ट कर लिया तो मुश्किल हो जाएगी। आदित्य के लिए पीहू को स्कूल में ढूंढना मुश्किल नहीं होगा। मुझे कहीं दूर वाले स्कूल्स को देखना चाहिए, नेहा ने मन ही मन सोचा। तभी अचानक से उसके लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर बीसीटी का एक बड़ा स्कूल फ्लैश हुआ। नेहा को ये जगह ठीक लग रही थी। शहर से थोड़ी दूर भी थी और आदित्य की रेंज से भी बाहर थी।
आदित्य का जाना आना उस तरफ ज्यादा होता भी नहीं था। यही सोचकर नेहा ने उस स्कूल के बारे में पढ़ना शुरू किया। इसकी तो फीस काफी ज्यादा है, मुझे जल्द से जल्द अपने लिए नई नौकरी ढूंढनी होगी। वैसे भी यहाँ पर ज्यादा दिन रुकना ठीक भी नहीं है। अगर मुझे बीसीटी के एरिया में ही कोई जॉब मिल जाए तो वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा मेरे लिए। ये सब सोचते हुए नेहा ने अपने लिए जॉब ढूंढनी शुरू कर दी। तभी अचानक से एक आदमी की आवाज उसके पीछे से आई। तो तुम शहर छोड़ने का सोच रही हो? नेहा ने पलट कर देखा तो वहां पर विक्की खड़ा हुआ था। वो भले ही लिविंग रूम में बैठकर ये काम कर रही थी, लेकिन उसने विक्की के आने की उम्मीद नहीं की थी। तुम इतनी रात गए जॉब ढूंढ रही हो, तो इसका मतलब है कि तुम यहाँ से भागना चाहती हो? विक्की ने लड़खड़ाती हुई आवाज में पूछा। उसे देखते ही नेहा समझ गई थी कि विक्की नॉर्मल तो नहीं लग रहा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो तुम? नेहा ने अब उससे चौंकते हुए पूछा। हाँ फनी, ये मेरा घर है, मेरे ही घर में मैं नहीं आऊंगा तो और कौन आएगा? विक्की ने कहा। इस बार उसकी आंखें डगमगाती हुई बॉडी देखकर अब नेहा समझ गई थी कि वो भारी नशे में था। हाँ तुम्हारा ही घर है, लेकिन तुम भूल गए हो शायद कि तुम्हें मेरी प्राइवेसी में इंटरफेयर करने का कोई हक नहीं है। हमारी बात इस बारे में पहले भी हो चुकी है, नेहा ने कहा। ओ, तुम्हें नौकरी ढूंढते हुए देख लेना तुम्हारी प्राइवेसी में आना है? मुझे तो लगा था कि जब मैं तुम्हें नहाते हुए देखूंगा तब प्राइवेसी की सीमा पार होगी, विक्की ने मजाक में कहा। नेहा ने उसकी घटिया बात सुनकर अपना मुंह घुमाते हुए कहा, शट अप, मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी है, सेमलेस। यू आर ड्रंक राइट, नेहा ने कहा। क्यों, अब ये तुम्हारी प्राइवेसी के अंडर आता है क्या? विक्की ने पूछा। धीरे धीरे चलकर अब वो सोफे पर जाकर बैठ गया। नेहा को समझ नहीं आ रहा था कि वो खुद उठ जाए या अब उसके जाने का वेट करे। प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो और जाओ यहाँ से, नेहा ने अब विक्की के डायलॉग से परेशान होकर कहा और फिर से अपने लैपटॉप की तरफ देखने लगी। विक्की ने भी अब हंसते हुए उससे कहा, अगर नौकरी ही ढूंढ रही हो तो मेरे ऑफिस में काम कर लो। नेहा को पहले तो लगा कि वो हर बात की तरह ये भी मजाक में कह रहा था, इसलिए कुछ देर तक तो उसने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। अरे बाबा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें नौकरी ऑफर कर सकता हूँ, विक्की ने कहा। एक दो बार जब उसने अपनी बात कही तब नेहा को यकीन हुआ कि वो सच में ये पूछ रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक विक्की उस पर इतना मेहरबान कैसे हो गया था। मैं तुम्हारी कंपनी ज्वाइन कर लूं क्या सोचकर तुम ये सब कह रहे हो? नेहा ने हैरान होकर पूछा। ऐसा करना तो दूर, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती हूँ, उसने आगे कहा। विक्की के घर में रहकर वो वैसे ही अपने स्वाभिमान से एक बार समझौता कर चुकी थी। अब उसकी कंपनी ज्वाइन करके दोबारा वही महसूस नहीं करना चाहती थी। हाँ, मैं पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ कि तुम ऐसा ही करोगी, बिकॉज यू डोंट हैव एनी ऑप्शन बेबी, विक्की ने अपनी सिगरेट जलाते हुए बड़े ही स्टाइल में कहा। नेहा को उसकी बात से अब और भी इरिटेशन हो रही थी। वो भले ही इस बारे में सोचना नहीं चाहती थी, लेकिन विक्की जो कह रहा था वो झूठ भी नहीं था। इस वक्त उसके पास सच में कोई और ऑप्शन था ही नहीं। अपनी ही हालत पर आ रहे गुस्से के साथ अब नेहा ने अपना लैपटॉप बंद किया और अपनी जगह से उठ गई। उसे विक्की के साथ इतनी रात गए बैठना अब और ठीक नहीं लग रहा था। उसने अपने पैरों में चप्पल डाली और सीधा ऊपर अपने कमरे की तरफ चल दी। विक्की ने भी उसे जाते हुए देखकर कुछ नहीं कहा। नशे की हालत में उसे इतनी नींद आ रही थी कि वो वहीं सोफे पर ही सो गया। नेहा ने अपने कमरे में आकर अपना लैपटॉप रखा और आकर पीहू के बगल में लेट गई। उसे पीछे से गले लगाते ही एक पल में उसकी सारी टेंशन ही खत्म हो गई। इतना सब कुछ जो उसके दिमाग में बिस्तर पर आने से पहले चल रहा था, वो तूफान पीहू को गले लगाने भर से ही शांत हो गया। उसने सोते वक्त बस एक ही ख्याल अपने दिमाग में रखा कि जो कुछ भी पीहू के लिए अच्छा होगा वो वही करेगी, फिर उसके लिए चाहे खुद की इच्छा के अगेंस्ट ही क्यों ना जाना पड़े। अगले दिन सुबह होते ही उसकी आंख अपने आप खुल गई। पीहू को अपने बगल में आराम से सोता हुआ देखकर नेहा को ऐसा लगा जैसे यही उसकी गुड मॉर्निंग है। बस एक ही विश्वास उसे हर मुसीबत से लड़ने की हिम्मत देता था कि जब तक पीहू उसके साथ है तब तक उसे कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी देर बाद दोनों रेडी होकर नीचे ब्रेकफास्ट के लिए आ गए। विक्की के घर में पहले ही कई सारे सर्वेंट थे, लेकिन नेहा अपने और पीहू के लिए खाना खुद बनाती थी। वो नहीं चाहती थी कि अपनी छोटी जरूरतों के लिए उसे विक्की पर आश्रित होना पड़े। विक्की लिविंग रूम में ही बैठा हुआ था और नेहा उसके सामने से किचन की ओर चली गई। पीहू को उसने वहीं सोफे पर बैठा दिया। पीहू को विक्की जरा भी पसंद नहीं था, इसलिए वो उसके सामने कुछ भी बोलना पसंद नहीं करती थी। नेहा ने अपने और पीहू के लिए नूडल्स बनाए और बैठकर पीहू के साथ खाने लगी। बिना कुछ कहे पीहू चुपचाप सिर नीचे करके नूडल खाई जा रही थी। उसे आज आदित्य की कुछ ज्यादा ही याद आ रही थी।
याद आ रहे थे वो मोमेंट्स जब वो और आदित्य एक दूसरे के साथ मस्ती करते हुए नाश्ता और खाना खाते थे। मरियम आंटी प्यार से अपने हाथों से उसे खाना खिलाया करती थी। अपनी बड़ी को परेशान देखकर वो कुछ ज्यादा कह नहीं पाती थी, लेकिन विक्की के घर में उसका जरा भी मन नहीं लग रहा था। तुमने मेरे ऑफर के बारे में सोचा? विक्की ने अचानक से नेहा से पूछा। नेहा खाते हुए रुक गई। कुछ देर उसने समझने में लगा दिया कि विक्की किस ऑफर की बात कर रहा था। उसे तो लगा था कि विक्की ने कल रात जो कुछ हुआ वो नशे में कहा, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो सीरियस था। किसके बारे में बात कर रहे हो? नेहा ने कंफर्म करते हुए पूछा। तुम्हें सीरियसली इस मैटर पर सोचना चाहिए। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें द आर्ट एंटरटेनमेंट से ज़्यादा अच्छी पोजीशन और सैलरी ऑफर करूँगा। द बेटर ट्रीटमेंट भी? हाँ। विक्की ने जिस तरह से ये कहा था उसे साफ पता चल रहा था कि उसने नेहा के बारे में पूरी ही रिसर्च कर रखी थी। इस वक्त उसके लहजे में सिर्फ प्रोफेशनलिज्म सुनाई दे रहा था। पर इन सब से तुम्हें क्या फ़ायदा होगा? नेहा ने पूछा। हाँ, पहली बात तो ये कि तुम्हारी कैपेबिलिटी पर मुझे डाउट नहीं है। मैंने रिसेंटली एक इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किया है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम उस कंपनी को मैनेज करो। विक्की ने खुला ऑफर नेहा के सामने रख दिया। और मैं ये नहीं करूँ तो? नेहा ने पूछा। तुम्हें मेरी कंपनी में वो सब कुछ करने को मिलेगा जो तुम चाहती हो। उस पर सिर्फ तुम्हारा कंट्रोल होगा। और पीहू के बारे में सोचो, उसको स्कूल भेजना है और मैं उसके लिए एक अच्छा प्राइवेट स्कूल ढूंढ सकता हूँ। उसकी भी पढ़ाई का लॉस नहीं होगा, विक्की ने कहा। उसने जानबूझकर अपने ऑफर में इतने पर्क्स ऐड कर दिए थे जिन्हें नेहा चाहकर भी मना न कर पाए। पीहू का मसला तो नेहा के मन में ही चल रहा था। उसके लिए भी उसकी पढ़ाई इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी थी। उसे विक्की के ऑप्शंस में सब कुछ अच्छा दिखाई दे रहा था, लेकिन वो जानती थी कि विक्की बिना अपने फायदे के कोई भी डिसीजन नहीं लेता था। वो बड़ी ही ध्यान से विक्की को सुन रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे उसके इरादों पर अब भी पूरी तरह से भरोसा नहीं हो रहा था। वो ठीक से समझ नहीं पा रही थी कि उसका शक सही था। विक्की नेहा का यूज करके आदित्य से अब बदला लेना चाहता था। उसकी मदद करके उसे स्टेबल लाइफ देकर वो उसे आदित्य से दूर करना चाह रहा था। ठीक है, मैं सोचूंगी इस बारे में, लेकिन मेरा जो भी डिसीजन होगा वो तुम्हें मानना होगा। तुम मुझे फोर्स नहीं करोगे इस जॉब के लिए? नेहा ने कुछ सोचते हुए कहा। हाँ, ऑफ कोर्स, विक्की ने कहा। ब्रेकफास्ट करने के बाद वो भी अब अपने ऑफिस के लिए निकल गया। दिखने में हैंडसम विक्की जब ऑफिस पहुंचा तो रोज की तरह फीमेल एम्प्लॉइज उसी को ताकने लग गई थी। वो जिस रास्ते से होकर अपने कैबिन में पहुंचता था, वहां खड़ी सभी लड़कियां उसकी गर्लफ्रेंड बनने का ख्वाब देखा करती थी। वो जैसे ही अपने कैबिन में पहुंचा, उसका असिस्टेंट वहां पर पहले से ही मौजूद होकर उसी का ही इंतजार कर रहा था। वो अकेला नहीं था, उसके साथ एक फीमेल असिस्टेंट भी खड़ी थी जिसके हाथ में एक टिफिन था। सर, ब्रेकफास्ट? उस फीमेल असिस्टेंट ने टिफिन की ओर इशारा करते हुए कहा। नो नीड, विक्की ने उसकी बातों को इग्नोर करते हुए कहा। उस फीमेल असिस्टेंट का मूड तुरंत उखड़ गया। पूरे ऑफिस में ऐसी खबर फैल रखी थी कि आजकल उनके बॉस किसी लड़की के साथ रह रहे थे। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन सी लड़की थी जो विक्की के घर में एक रात से ज्यादा रुकी हुई थी। सबको यही लग रहा था कि शायद विक्की उसके साथ ही नाश्ता और खाना खा रहा था। शायद इसीलिए ही ऑफिस में इतने लजीज व्यंजनों को भी तुरंत ठुकरा दे रहा था। विक्की ने तुरंत अपने सामने रखी एक फाइल उठाई और अपने असिस्टेंट की तरफ फेंकते हुए कहा, लुक एट दिस, व्हाट द हेल इज हैपनिंग। असिस्टेंट ने तुरंत वो फाइल उठाई और डरते डरते उसे पढ़ना शुरू किया। सॉरी सर, आप तो जानते ही हैं ना, पिछले कुछ दिनों में हमारे कई सारे लैंड्स पर नुकसान हुआ है और सबसे कीमती जमीन भी आदित्य सिंघानिया के नाम हो गई है। इस वक्त सारे रास्ते बंद के नजर आ रहे हैं, असिस्टेंट ने बताया। क्या मतलब है इस बात का? एक जमीन आदित्य के नाम हो गई तो क्या हम बाकियों पर भी नुकसान होने देंगे? विक्की ने अब गुस्से में कहा। सॉरी सर, ये मेरी गलती है, मुझे ध्यान देना चाहिए था, असिस्टेंट ने सिर झुकाते हुए कहा। एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। अब अगर ये फिर से हुआ तो तुम्हें पता है ना मैं क्या कर सकता हूँ, विक्की ने गुस्से में अपने असिस्टेंट को डांटते हुए कहा। असिस्टेंट को अच्छे से पता था कि उसके बॉस का मतलब था कि विक्की बिल्कुल भी सॉफ्ट हार्टेड इंसान नहीं था। अपने एम्प्लॉइज को पनिश करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। सर, मुझे एक और बात पता चली है। कल सिंघानिया परिवार की फैमिली मीटिंग थी। आदित्य सिंघानिया कल वहां पहुंचा ही नहीं। आपको तो पता ही है कि ये कितनी बड़ी बात है। हम लोगों के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है, असिस्टेंट ने कहा। ये खबर सुनने के बाद विक्की के चेहरे पर कुछ राहत दिखाई दी। उसने तुरंत एक गहरी सांस ली और असिस्टेंट को जाने का इशारा कर दिया।
उसने तुरंत एक सिगरेट जलाई और आदित्य के बारे में सोचने लग गया। आदित्य का एक ख्याल भी उसके दिल और दिमाग को नफरत और गुस्से से भर देता था। बड़ी देर तक सिगरेट के धुएं के बीच में बैठकर सोचते हुए उसने अपना फोन उठाया। यहाँ घर बैठी हुई नेहा के फोन पर अब एक अननोन नंबर से कॉल आया तो उसे लगा शायद उसे नौकरी की अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। हेलो, नेहा ने बड़ी ही सॉफ्ट आवाज में उम्मीद के साथ फोन उठाते ही कहा। मैं बोल रहा हूँ विक्की, विक्की ने कहा। तुम बोलो, क्या बात है, नेहा ने कहा। उसका फोन उठाने का सारा इंटरेस्ट ही अब खत्म हो गया। मैंने जो ऑफर तुम्हें दिया था उसके बारे में तुमने कुछ सोचा? विक्की ने बात ना घुमाते हुए सीधे मुद्दे की बात पूछी। ये सवाल सुनकर अब नेहा शांत थी। उसने अभी तक इस बारे में सच बताएं तो सोचा भी नहीं था। मैंने नेहा मन ही मन सोचते हुए कुछ कहना चाहती थी कि तभी विक्की ने उससे पूछा, जल्दी बोलो, डिसाइड किया क्या? नहीं, ऑनेस्टली मैंने इस बारे में ज़्यादा सोचा नहीं है। मैं सोच रही हूँ कि मेरे लिए ये शहर छोड़ देना ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि यहाँ से कुछ भी कर लूँ ये डर हमेशा रहेगा कि कहीं आदित्य हमें ढूंढ ना ले। तुम भी तो जानते हो ना कि ये उसके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, नेहा ने कहा। विक्की जानता था कि इस बात में जरा भी संशय नहीं है, लेकिन वो नेहा को इतनी आसानी से अब जाने नहीं दे सकता था। आखिरकार आदित्य से अपनी दुश्मनी निभाने का उसके पास यही एक रास्ता था। अगर तुम आदित्य को अच्छे से जानती हो तो तुम्हें ये भी पता होगा कि अगर तुम इस शहर से भी बाहर चली गई तो भी आदित्य तुम्हें आज नहीं तो कल ढूंढ ही लेगा। तुम जितना सोच भी नहीं सकती थी उतने कॉन्टेक्ट्स हैं उसके दूसरे शहरों में, विक्की ने कहा। ये सुनकर अब नेहा और भी कंफ्यूज हो गई। ऐसा नहीं था कि उसे ये सब पता नहीं था, लेकिन ऐसी सिचुएशन में वो क्या करे उसे समझ नहीं आ रहा था। बड़े कड़वे मन से उसने ये स्वीकार करना पड़ रहा था कि अगर वो विक्की की कंपनी में काम करेगी तो शायद आदित्य उस तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि आदित्य अपने राइवल राइज के काम उनके एम्प्लॉइज पर जरा भी ध्यान नहीं देता था। ठीक है, मैं रेडी हूँ, नेहा ने अपने दिल पर अब पत्थर रखते हुए कहा। उसे भरोसा था इस बात पर कि अगर विक्की उसे गार्ड करेगा तो आदित्य उसे चाहकर भी ढूंढ नहीं पाएगा। उसके लिए इस वक्त आदित्य को खुद से दूर करना ज्यादा जरूरी था। उसकी भलाई जरूरी थी, जिसके लिए उसे ये सब कुछ करना पड़ रहा था। ग्रेट, एटलीस्ट यू आर सेंसिबल। कल से ही ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज शुरू कर दो, विक्की ने कहा। यहाँ सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री में आज माहौल कुछ बदला बदला सा लग रहा था। एक छोटे एम्प्लॉय से लेकर बड़े बड़े शेयर होल्डर तक सबको लग रहा था कि आज कंपनी में कुछ तो होने वाला है। लगभग सबको अब पता चल चुका था कि कल रात आदित्य ने फैमिली मीटिंग अटेंड नहीं की थी। जितना वो लोग सिंघानिया परिवार और इस बिजनेस को समझते थे, ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि आदित्य की पोजीशन के ऊपर अब खतरा मंडरा रहा था। सभी लोग आदित्य की एक एक हरकत को ऐसे देख रहे थे जैसे उसी से सब कुछ पता चलने वाला हो। किसी को ये लग रहा था कि आज आदित्य के साथ कुछ तो गलत होने वाला है, और कोई कह रहा था कि छोटी मोटी बातें आदित्य का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती हैं। अरे, तुमने सुना आदित्य सर के मीटिंग में जाने की वजह से सब कुछ डिसअपॉइंट है, इसे एक एम्प्लॉय ने दूसरे से कहा। हाँ, और मैंने तो कुछ और भी सुना है। एचआर डिपार्टमेंट से पता चला है कि आज शेयर होल्डर्स की एक बोर्ड मीटिंग होने वाली है। मुझे तो लग रहा है ये सब कुछ आपस से रिलेटेड ही है, दूसरे एम्प्लॉय ने अब धीरे से कहा। इतना सब कुछ होने की वजह से लोगों ने अपने ही आइडियाज लगाने शुरू कर दिए थे। ऑफ कोर्स, मैं बताती हूँ तुम्हें, तो सिंघानियाज के किसी क्लोज रिलेटिव्स ने बताया है कि सभी लोग आदित्य सर से बहुत ही नाराज हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो उनको कहते हुए अब एक फीमेल एम्प्लॉय ने खुद को ही रोक लिया, लेकिन वो जो कुछ कहना चाहती थी वो उसको सुन रहे सभी लोगों को अब अच्छे से समझ आ रहा था। शट अप, ऐसा कुछ बोलने की सोचना भी मत। तुम्हें पता भी है इस कंपनी की पहले क्या हालत थी। आज ये जो कुछ भी है सब कुछ आदित्य सर की वजह से है। सिंघानियाज उन्हें रिप्लेस करने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके जैसा और कोई है ही नहीं उनके पास। और ये सब बोलने से पहले ये तो देखो कि तुम कहाँ खड़े हो, उसके दोस्त ने डांटते हुए कहा। उन सबको डर था कि अगर ये बात आदित्य या मयंक ने गलती से भी सुन ली तो सबकी नौकरी एक झटके में चली जाएगी। हाँ, पर मैंने जो कुछ भी कहा वो सच है। मुझे तो डर है कि पता नहीं आदित्य सर इस बार खुद को बचा पाएंगे या नहीं, फीमेल एम्प्लॉय ने कहा और इधर उधर देखने लग गई कि कहीं उसे कोई सुन तो नहीं रहा। छोटे छोटे ग्रुप्स में इस तरह की खुसर पुसर चालू थी। सबको इस गॉसिप में बड़ा इंटरेस्ट आ रहा था। तभी अचानक से उन लोगों ने देखा कि उनके सामने से चेयरमैन अपने शेयर होल्डर्स के साथ अंदर की तरफ जा रहे थे। इतने बड़े बड़े लोगों को देखकर सबको अंदाजा हो गया था कि आज कुछ तो होने वाला है।
बोर्ड रूम में सभी लोग पहुंच चुके थे। कंपनी के चेयरमैन कोई और नहीं बल्कि खुद राजवीर सिंघानिया थे, जो रिश्ते में आदित्य के दादा लगते थे। लगभग 10 से ज्यादा शेयर होल्डर और मैनेजर्स उस मीटिंग में शामिल हो रहे थे। इसी के साथ आदित्य के डैड राजीव और चाचा हितेश अपने बेटे विशाल के साथ यहाँ पर मौजूद थे। सबसे पहले राजीव के कजन ब्रदर ने दादू से कहा, आदित्य ने जो किया वो ठीक नहीं है, किसी का नहीं, लेकिन कम से कम आपका तो मान रखना चाहिए उसे। कई बार ऑफिस नहीं आता तो वो चलता है, लेकिन फैमिली मीटिंग में ना आना ये तो उसके लिए उसने ठीक नहीं किया। जिस सीरियसनेस के साथ उसने ये बात कही थी उसका इम्पैक्ट बहुत वहाँ मौजूद सभी के चेहरों पर दिख रहा था। उसे सुनते ही उसके पीछे बैठे एक मैनेजर ने कहा, और तो और आदित्य ने आज की मीटिंग में आने से भी साफ इनकार कर दिया। टू एरोगेंट। सही बात है, उसे क्या लगता है कि वो सीईओ है तो उससे कोई सवाल नहीं करेगा, एक दूसरे शेयर होल्डर ने कहा। इसी तरह से एक के बाद एक लोग आदित्य के खिलाफ बोलते चले गए। सबकी टोन में एक इरिटेशन, एक गुस्सा था, जिसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि कल आदित्य ने फैमिली मीटिंग मिस कर दी थी। अब सब अपनी अपनी बात कर रहे थे, दादू की तरफ देख रहे थे। हर किसी को बस उनसे रिएक्शन और डिसीजन का ही इंतजार था। लेकिन राजवीर सिंघानिया बिल्कुल शांत बैठे थे। उनके चेहरे पर ना तो मायूसी थी और ना ही किसी तरह की एक्साइटमेंट। उन्हें देखकर कोई भी ये प्रिटेंड नहीं कर सकता था कि उनके मन में क्या चल रहा था। सबके मन में आदित्य को लेकर बहुत ही नाराजगी थी, लेकिन वो लोग जो कुछ भी कह रहे थे उसे कहने से पहले 100 बार सोच रहे थे। उन सबको पता था कि आदित्य दादू को कितना प्यारा है। आज की बोर्ड मीटिंग भी बड़ी ही चालाकी से प्लान की गई थी। उन लोगों को लग रहा था कि आदित्य को हटा तो नहीं सकते, लेकिन अगर मौके का फायदा उठाकर उसकी कुर्सी को हिला भी सके तो उससे भी उसका फायदा है। ऐसे लोगों के झुंड की बस यही कोशिश थी कि आदित्य से कुछ पावर्स ले ली जाएं, जिससे कि उसका एटीट्यूड थोड़ा सा कम हो। उसी बीच एक सीनियर डायरेक्टर ने कहा, मुझे लगता है कि आदित्य की वजह से हमें पूरी सिंघानिया फैमिली को ब्लेम नहीं करना चाहिए। आदित्य ने पिछले कई दिनों में कंपनी के प्रति बहुत ही लापरवाही दिखाई है। ही हैज शोन हिज नेग्लिजेंस व्हाइल मेकिंग फाइनेंशियल डिसीजंस। इस वजह से कंपनी को काफी शेयर्स का नुकसान झेलना पड़ा है। मुझे लगता है कि आदित्य इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ बनने के काबिल नहीं है। और शायद आप लोगों को पता नहीं है कि आदित्य ने सिम्हांस वाली जमीन पर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट रुकवाकर उसे किसी और के नाम कर दिया। ये सब कुछ एक लड़की के लिए। आई डोंट थिंक ऐसा कोई भी सेंसिबल सीईओ करेगा, उन्होंने आगे कहा। उनकी नजरें दादू की तरफ थी और आवाज बुलंद, मुझे पता है आदित्य आपका पोता है, लेकिन एज ए डायरेक्टर मुझे इस कंपनी के बारे में सबसे पहले सोचना होगा। इसलिए मैंने ये सोचा है कि आदित्य को फिलहाल के लिए उसकी पोजीशन से हटा देना चाहिए, लेकिन इस पर मैं आपकी भी राय जानना चाहूँगा। डायरेक्टर ने अपनी आखिरी शब्द कहकर बोलने का जिम्मा अब चेयरमैन यानी कि दादू को दे दिया। सब लोग अब उन्हीं की तरफ उम्मीदें भरी नजरों से देख रहे थे। कुछ को लग रहा था कि वो आदित्य के फेवर में डिसीजन लेंगे, कुछ को लग रहा था कि वो उसके अगेंस्ट डिसीजन ले लेंगे। पर दादू को ये सब सुनकर अंदर ही अंदर अब बहुत ही गुस्सा आ रहा था। आज तक उन्होंने आदित्य के छोटे से छोटे डिसीजन पर भी गर्व होता था। उन्हें कभी ऐसा नहीं लगा था ना ही वो कभी कुछ गलत भी कर सकता है। लेकिन जब इस जमीन के प्रोजेक्ट के बारे में उन्होंने सुना तो उन्हें भारी डिसअपॉइंटमेंट हुई। वो ऐसे इंसान नहीं थे जो दूसरों के भड़काने से भड़क जाए, लेकिन आदित्य की इस हरकत से कंपनी को सच में भारी नुकसान हुआ था, जिसे वो नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे। एक तरफ तो इस बात से नजरें नहीं फेर सकते थे कि आज कंपनी जिस भी जगह पर थी वो सिर्फ और सिर्फ आदित्य की वजह से थी। उसने सही समय पर जो सही डिसीजन लिए थे उसकी ही वजह से आज ये कंपनी सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज थी। पर इसका दूसरा पहलू ये भी था कि अगर आदित्य ने इस कंपनी को खड़ा किया था तो इससे उसे यहाँ नुकसान करने का राइट नहीं मिल जाता। इन सारी ही बातों को सोचते और समझते हुए अब आखिरकार दादू ने बोलना शुरू किया। मुझे आदित्य के बारे में अच्छे से पता है, किसी को बताने की कोई भी जरूरत नहीं है। वो क्या है और क्या कर सकता है मुझसे बेहतर और कोई नहीं जानता। दादू ने इतना कहा और अपने बड़े बेटे राजीव की ओर गुस्से से देखने लग गया। उसकी आंखों का गुस्सा देखकर अब राजीव के एसी में भी पसीने छूट रहे थे। वो समझ गया था कि दादू को आदित्य से कई सारी शिकायतें होंगी। कंपनी का जो भी लॉस हुआ था इन सभी की भरपाई अब आदित्य ही करेगा, वो भी पूरी जिम्मेदारी से।
ये सब मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि वो मेरा पोता है, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो इस कंपनी का सीईओ है, दादू ने अपनी भारी आवाज में कहा। जहाँ सबको लग रहा था कि दादू आदित्य को यहाँ से निकालने में अपनी हामी भर देंगे, वही दादू का कहना इस बारे में थोड़ा सा अलग था। डिसमिसल इज नॉट अ स्मॉल मैटर। इसे एक सीईओ को अपनी जगह से हटाना कोई छोटा डिसीजन नहीं होता, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि फिलहाल के लिए आदित्य को सस्पेंड किया जाएगा। इससे पहले कि बोर्ड किसी डिसीजन पर आए, आदित्य को एक ब्रेक दिया जाएगा, राजवीर सिंघानिया ने सबसे कहा। उनके एक एक शब्द में इतना दम होता था कि वहां बैठा कोई भी इंसान उनका उल्टा सवाल नहीं कर सकता था। सबने ये अपने कानों से सुन लिया था कि चेयरमैन ने आदित्य को ब्रेक देने का फैसला लिया था। वो अपनी पोजीशन से हटाया नहीं गया था, लेकिन उसके पास अब वैसी पावर्स नहीं रहेंगी जैसी उसके पास पहले थी। कुछ लोगों को तो ये एक सस्पेंशन से डिसमिजल से अलग नहीं लग रहा था। इस फैसले को सुनकर कुछ चेहरों पर समाइल थी तो कुछ पर निराशा। विशाल के साथ 2-4 लोग ऐसे थे जिन्हें उम्मीद तो कुछ और भी थी, लेकिन दादू के इस फैसले ने उन्हें खुश कर दिया था। वो जानते थे कि आदित्य जैसे इंसान को तोड़ना एक ही बार में संभव नहीं है, पर उन्हें खुशी इस बात की थी कि उसकी शुरुआत हो चुकी थी। उसके चेहरे पर चमक पड़ती ही जा रही थी कि तभी उसका ध्यान दरवाजे के पास खड़े एक इंसान पर गया। उसे देखते ही विशाल ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और अपने असिस्टेंट से चिढ़ते हुए कहा, ये यहाँ कैसे आ गया? हमने तो इस मीटिंग के बारे में इसे पता भी नहीं चलने दिया था ना। उसके असिस्टेंट की जवाब देने की अब हालत ही नहीं थी, क्योंकि इस मीटिंग को छुपाई रखने की जिम्मेदारी उसे विशाल नहीं दी थी। जैसे ही आदित्य मयंक के साथ इस मीटिंग रूम में आया, सब बस एकटक उसकी ओर देखने लगे। आदित्य खुद भी सरप्राइज था, क्योंकि किसी ने उसे इस मीटिंग के बारे में नहीं बताया था। उसने किसी से कुछ नहीं पूछा और सीधे जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया, उस कुर्सी पर जो सीईओ के नाम की थी और अभी तक खाली थी। मुझे नहीं पता कि यहाँ बोर्ड मीटिंग चल रही है, बोर्ड मीटिंग है और सीईओ को पता भी नहीं है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। क्या मैं इसका रीजन जान सकता हूँ? आदित्य ने सभी से ये सवाल पूछा। जो लोग अभी तक उसके इस मीटिंग में न आने की कंप्लेंट कर रहे थे, अब उन सभी की नजरें नीची थी। दादू और राजीव को भी इस बात का हिंट मिल गया था कि आदित्य को आज की मीटिंग के बारे में कुछ पता ही नहीं था। वहीं विशाल के चेहरे पर स्माइल देखकर आदित्य ने कहा, लग रहा है किसी ने ये सब कुछ ऑन पर्पज किया है ताकि मैं यहाँ लिए गए डिसीजन में अपनी राय न रख सकूं। आदित्य ने जिस तरह से विशाल को देखते हुए ये बात कही थी, सबको उसकी आंखों में गुस्सा और विशाल की आंख में चोर नजर आ रहा था। तभी अचानक दादू ने आदित्य से कहा, अब तुम आ ही गए हो तो लेट मी टेल यू, बोर्ड ने ये डिसीजन लिया है कि तुम्हें सीईओ की पोजीशन से टेम्परेरीली रिमूव किया जा रहा है। तो तुम रहोगे तो सीईओ, बट तुम्हारे पास वो पावर्स नहीं रहेंगी। सारे डिसीजंस को हमें क्लोजली मॉनिटर करना होगा। इसके 2 बड़े कारण यहाँ पर डिस्कस हुए हैं। एक कि तुम कल फैमिली मीटिंग में नहीं आए, ये जानते हुए कि वो कितना इम्पोर्टेंट होता है। दूसरा ये कि तुमने एक प्रीसियस जमीन को किसी लड़की के लिए बेच दिया, ये जानते हुए कि उस पर चल रहा प्रोजेक्ट हम सब के लिए कितना जरूरी है। तुमसे मुझे बहुत ही उम्मीदें हैं, इसलिए ध्यान रहे कि ये गलतियां अब आगे ना हो। अपने दादू की बातों को आदित्य सिर आंखों पर रखा करता था। उनके बराबर इज्जत शायद ही वो किसी और की करता था। वो जब कुछ कहते थे तो आदित्य रिस्पेक्ट में अपनी नजरें नीची कर लिया करता था। उसके बाद भी आज जो उन्होंने कहा था वो सुनकर अब आदित्य शौक में था। उसे एक पल के लिए तो यकीन नहीं हुआ कि उसके दादू ये सब कुछ कह रहे थे। और अगर मैं टेम्परेरी रिमूवल से ना कर दूं तो तब आप लोगों का क्या फैसला होगा? क्या आदित्य का सवाल कर देगा? उसके लिए एक नई मुसीबत खड़ी। क्या दादू आदित्य को लौटा पाएंगे उसका हक? क्या होगा आदित्य और नेहा के जीवन का अगला मोड़?